अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दावा, हमास के आधे लीडरों को कर दिया है खत्म। इसराइली मिनिस्टर ने भी दिया शरंगेज बयान। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को सरेआम फांसी देने का किया मुतालबा। तुर्किया ने फिर इसराइल को लताड़ा। सदर एर्दोगान ने दी धमकी, कहा अगर तुर्किया में फ़लस्तीनी को कत्ल करने की साजिश की गई तो इसराइल को कर देंगे बर्बाद। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट, जुमा तक होगी मूसलाधार बारिश, उठेंगे गर्द व गुबार के तूफान। शहरियों को एहतियात की सख्ती से हिदायत। साइक्लोन मिचोंग के कहर से नहीं उभर पा रहा तमिलनाडु। चेन्नई में हालात खराब, घरों में दाखिल हुआ पानी। सैलाब मुतासरीन के लिए मस्जिद के खुले दरवाजे। ईवीएम पर फिर उठने लगे हैं सवाल। समाजवादी पार्टी और एनसीपी लीडरों ने बैन करने का ऐसे किया मुतालबा। कहा अगर 2024 में भी होगा ईवीएम से इलेक्शन तो बीजेपी का आना तय है। और कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते की अमित शाह पर कड़ी तनकीद। कहा पार्लियामेंट में कश्मीर पर अमित शाह ने झूठ बोला। कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रही है बीजेपी। एक तरफ इसराइल गजा में अल-क़साम ब्रिगेड और हमास के जंगजुओं के बॉबी ट्रैप में फंसता जा रहा है, तो वहीं इसराइली फौज का ख्याल है कि हमास की 24 बटालियन गजा में लड़ रही है, जिनमें से हर एक बटालियन की 1000 अरकान हैं। इसराइली वज़ीर आज़म दिफा योव गैलेंट के मुताबिक जल्द ही एक भी ऐसी बटालियन नहीं बचेगी जो इसराइल के लिए खतरा साबित हो। इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैलेंट का मज़ीद कहना था कि गजा पट्टी पर हमास की गिरफ्त खत्म हो रही है। नेतन्याहू ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हमास के करीब आधे लीडरों को हमने खत्म कर दिया है। एटम बम के इस्तेमाल से गजा में नस्लकुशी के मुतालबे के चंद दिन बाद अब फिर इसराइली वजीर ने शरंगेज बयान देते हुए इश्तियाल अंगेजी फैलाई है। इसराइली रियासत के सकाफती विरसे के वजीर एमएचआई याहू ने इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदियों को फांसी देने का मुतालबा कर दिया है। इसराइली वजीर एमएचआई याहू इब्रानी अखबार यदियोत अहरोनोत से अल-कुद्स में फायरिंग हमले के बारे में बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने फ़लस्तीनी कैदियों को मैदान में फांसी देने और फ्यूचर में कैदियों के तबादले के किसी भी डील को रोकने का मुतालबा भी कर दिया। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है कि अगर पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। इस्लामाबाद के जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब में इस्माइल हनिया ने कहा कि हम उस वक्त इसराइल के जदीद तरीन हथियार को तबाह कर रहे हैं जिसमें हमें उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। इस्माइल हनिया ने कहा कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और अगर इसराइल को धमकी दे तो जंग रुक सकती है। पाकिस्तान से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं। अपने खिताब में हमास की सरबराह ने कहा कि इसराइल गजा पर हमला करके उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। इसराइल के हमले से कबल हमने अपने दिफा में इसराइल पर हमला किया। उन्होंने कहा कि इसराइल एक तरफ गजा और बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करना चाहता था तो दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक से इसराइल को तस्लीम करवाने का भी प्लान था। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर हमास अरकान को कत्ल करने की इसराइल ने साजिश की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सदर एर्दोगान ने कहा कि तुर्किया में इसराइल के कत्लेआम की धमकी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तुर्किया में किसी भी गलत काम की कोशिश की गई तो उसके नतायज संगीन होंगे। एर्दोगान ने मजीद कहा कि इसराइल ने तुर्किया के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसकी कीमत भी चुकाएगा। तुर्किया में फ़लस्तीनी को कत्ल करने की साजिश की गई तो इसराइल को बर्बाद कर देंगे। जो लोग ऐसी कोशिश करना चाहते हैं तो वो ना भूलें कि उसके नतायज इंतहाई संगीन होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने एक अहम इक़दाम में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को गजा में जारी तनाज़े के नतीजे में आलमी सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में खबरदार किया है।
सेक्रेटरी जनरल ने सलामती कौंसिल को लिखे गए अपने लेटर में बताया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 99 के तहत सलामती कौंसिल की तवज्जो इस जानिब मबज़ूल करवाना चाहते हैं कि ग़ज़ा की मौजूदा सूरत हाल बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को लाहक़ ख़तरात को संगीन तर कर रही है। दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड में भी ग़ज़ा में जारी इसराइली बमबारी और हज़ारों बच्चों और औरतों समेत होने वाली हलाकतों के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहरे किए गए। ये मुज़ाहिरीन में आम लोग नहीं बल्कि हॉलीवुड स्टार्स थे, जिनमें अदाकार और अदाकाराएं दोनों शामिल थे। हालिया जंगी तारीख का ये गालिबन पहला मौका है कि इस अहम फिल्मी मरकज़ यानी हॉलीवुड ने भी सरेआम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन अपने गल्फ दौरे के पहले दिन मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचे, जहां उन्होंने यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। पुतिन के जहाज़ के साथ मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़र मिसाइलों से लैस 4Su-35 लड़ाका तैयारे भी पहुंचे हैं। रूसी वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जारी करदा इत्तला के मुताबिक पुतिन के सदारती तैयारे के साथ जंगी तैयारों ने भी टेक ऑफ किया। S-35 Su मॉडल के वॉरप्लेन, जो पुतिन के प्लेन के हर तरफ दो ग्रुपों में मौजूद थे, वह जदीद मिसाइलों को लेकर हवा से फ़ज़ा में हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने बड़ा फैसला किया है। उनकी सदारत में सऊदी काबिना ने मालियाती साल 2024 के कौमी बजट की मंजूरी दी है। आमदनी का तखमीना 1,172 अरब रियाल और अखराजात का तखमीना 1,251 अरब रियाल का है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक सऊदी अरब के नए बजट में माली खसारा 79 अरब रियाल का है। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक नेशनल बजट की मंजूरी के लिए काबीना के इजलास की सदारत शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने की है। सऊदी अरब में मूसलाधार बारिशों का नया अलर्ट जारी किया गया है। इस अलर्ट के तहत सऊदी अरब में कई इलाकों में जुमा तक मूसलाधार बारिशों, ओले गिरने और गर्द गुबार के तूफान का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी के पेश नज़र कुछ इलाकों में तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान किया गया। सऊदी महकमा शहरी दिफा ने शहरियों के नाम जारी पैगाम में कहा कि सऊदी शहरी और गैर मुल्की बारिश से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और ख़ुद को गैर महफूज मकामात से दूर रखें। सैलाब वाले मकामात, वादियों और नशबी मकामात के करीब ना जाएं। ऐसे मकामात पर जहाँ पानी जमा हो जाता है वहाँ तैराकी का शौक़ भी ना करें। उधर मक्का मुकर्रमा रीजन में दरमियानी दर्जे से मूसलाधार तक बारिश और ओले गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। मदीना मुनव्वरा, तबूक, अल-जोफ और शुमाली हुदूद रीजन का भी बारिश, ओले गिरने और गर्द गुबार वाली तेज़ हवाओं से मुतासर होने का इम्कान है। मक्का शहर, जिद्दा, ताइफ, अल-जमूम और अली समेत मुतादिद कमिश्नरेट, हाइल, बाहा, असीर और जाजान रीजनों में गर्दालू तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी से दरमियानी दर्जे तक की बारिश हो सकती है। नॉर्थ कोरिया की सरबराह किम जोंग उन ख़वातीन से मज़ीद बच्चों की पैदाइश की अपील करते हुए रो पड़े। उन्होंने जोर दिया कि पैदाइश की शरह में कमी को रोकना होगा। शुमाली कोरिया में बच्चों की पैदाइश के तनासुब में इंतहाई कमी रिकॉर्ड की गई है। ख्याल रहे कि शुमाली कोरिया में एक खातून के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों की औसत तादाद सिर्फ 2 है। दारुल हुकूमत प्यांगयांग में माओं के इजलास से खिताब करते हुए सरबराह किम जोंग उन ख़वातीन से मज़ीद बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए रोते दिखाई दिए। नॉर्थ कोरिया के रहनुमा ने कहा कि ख़वातीन का फ़र्ज़ है कि वो कौमी ताकत को मजबूत करने के लिए मुल्क की पैदाइश में कमी को रोकें। उन्होंने जोर दिया कि पैदाइश की शरह में कमी को रोकना होगा, साथ ही बच्चों की अच्छी देखभाल और दीगर फ़राइज़ को हमें माओं के साथ मिलकर निभाने होंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तमिलनाडु में साइक्लोन मेचोंग ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सबसे बुरा हाल दारुल हुकूमत चेन्नई का रहा है, जहां एयरपोर्ट, सबवे से लेकर लोगों के घरों में बारिश का पानी भर गया है। मेचोंग की तबाही के 2 दिन गुजर जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता बुध को भी लोगों को पानी दाखिल होने और बिजली कटौती जैसी तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी थी। ऐसे में मकामी रेस्क्यू की कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। वहीं हुकूमत का कहना है कि बारिश और तेज हवा की वजह से कुछ इलाकों में बिजली के तार पानी में गिर गए हैं। ऐसे में एहतियात बरतते हुए बिजली काट दी गई है। हालांकि जल्द ही हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस दरमियान चेन्नई के कई मसाजिद ने तूफान से मुतासिरा बेघर लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जहां बड़ी तादाद में बेघर लोग पनाह ले रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के बरक्स रिजल्ट आने और यहां बीजेपी की जीत पर अपोजिशन पार्टियों ने शक का इजहार किया है। साथ ही ईवीएम की सदाकत पर सवाल उठाए हैं। एनसीपी लीडर अविनाश मिश्रा और समाजवादी पार्टी के लीडर लक्ष्मण तिवारी ने मुत्तहदा तौर पर बीजेपी पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरेआम जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। पहले छोटी छोटी पार्टियों को खत्म किया जा रहा है, बाद में बड़ी पार्टियों का नंबर आएगा। अगर सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो बीजेपी को खत्म करना नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सरेआम जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। जिस तरीके से हालिया असेंबली इलेक्शन में सूरत हाल देखने को मिली, अगर आगे आने वाले इलेक्शन भी ईवीएम से होंगे तो बीजेपी का आना पूरी तरीके से तय है। अगर ईवीएम से इलेक्शन नहीं होगा तो बीजेपी का पूरी तरीके से जाना भी तय है। उन्होंने आगे कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद ही बीजेपी कहेगी कि हम इलेक्शन राम मंदिर की वजह से जीते हैं। इख्तलाफात की खबरों के दरमियान इंडिया अलायंस के अरकान पार्लियामेंट की मीटिंग कांग्रेस कायदीन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की क़यादत में हुई है। इस मीटिंग के बारे में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने बताया कि इंडिया अलायंस के लीडरों की इस मीटिंग में पार्लियामेंट के जारी सेशन के बारे में बातचीत हुई। इसके अलावा ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द इंडिया अलायंस के लीडरों की अहम मीटिंग होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के घर पे सारे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई है। बहुत सारे इश्यूज पार्लियामेंट के डिस्कस हुए। बिल्स जो अपकमिंग बिल्स हैं उसके बारे में डिस्कशन हुआ। सरकार के रवैये के बारे में डिस्कस हुआ और दूसरे भी बहुत सारी बात हुई। उसके अलावा ये भी तय हुआ कि बहुत जल्द जो है इंडिया अलायंस की मीटिंग, जो लीडर्स की मीटिंग है, वो लीडर्स की मीटिंग का भी डेट 1-2 दिन में हम लोग अनाउंस कर देंगे। टीएमसी और शिवसेना नहीं आए, इस तरह की बात वो पहले ही बोल दिए थे, आ नहीं पाएंगे आज की मीटिंग में। हर दिन होता है कि कोई एक पार्टी 2 पार्टी कोई ना कोई मजबूरी की वजह से नहीं आते हैं। वो आज पहले ही एक्सक्यूज बोल दिए थे, आ नहीं पाएंगे दोनों पार्टी से। बट मेरे ख्याल 17-18 पार्टीज मौजूद थे। सारे पार्टी जो हर दिन आते हैं वो मौजूद थे। 2 पार्टीज आ नहीं पाते करके पहले ही उन्होंने बोल दिया था। दिन नहीं हुआ, तय हुआ है सारे लीडर्स को, क्योंकि पिछली बार भी सारे लीडर्स को तय किए थे। बहुत सारे लीडर्स उस टाइम बिजी थे तो 6 तारीख का डेट को पोस्टपोन करना पड़ा। अब सारे लीडर से फिर से दोबारा बातचीत हो रही है। एक डेट तय होगा, डेट तय होती है आप लोगों को बताया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वजीर दाखिला अमित शाह को उनके 2019 में दिए गए उस बयान की याद दिलाई जिसमें शाह ने कहा था कि वो कश्मीर के लिए जान भी दे देंगे। चौधरी ने कहा कि आपने कश्मीर में अमन लाने का वादा किया था, लेकिन वो वादा पूरा नहीं कर पाए। हमारे गृह मंत्री सदन में कहते थे उस समय कि ये कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके, सियाचिन, सबके लिए मैं जान भी देने के लिए तैयार है। अभी जिंदा है, अब जान आपको नहीं देने पड़े। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि एप्रोप्रिएट टाइम पे चुनाव होंगे। बताइए कोई गलत बात करती है नहीं? अच्छा, अभी तो ये मुद्दा किस लिए कि जेरीमैंडरिंग करने के लिए, मतलब चुनाव जीतने के लिए नए नए तरीका आप अपनाता है। इसलिए कि आपने सोचा था लोकल चुनाव तो करा देते हैं, लेकिन लोकल चुनाव कराने में आपको हार निश्चित हो गए थे।
उससे बचने के लिए अब नया नया तरीका अपनाते हैं। इसको कहते हैं कि जेरीमैंडरिंग। बात सुनिए अमित शाह जी, वादा किया था आपने कश्मीर में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे। जो वादा किया था वो निभाना भूल गए। लोगों की मन में उम्मीद की आग जलाई थी आपने, लेकिन वो बुझाना भूल। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने अमित शाह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अमित शाह जी, आज आपने कश्मीर पर पार्लियामेंट में खूब झूठ बोला, लेकिन कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर रोज घिनौनी सियासी रोटियां सेकने वाले लोगों की असलियत आज सबके सामने है। अमित शाह जी, आप हमेशा की तरह बड़े झूठ के पुलिंदे सदन में बोलकर चले गए, लेकिन क्योंकि आपने इस बार फिर से कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनकी वेदना पर अपनी घिनौनी राजनीतिक रोटियां सेकी, तो आपकी कलई खोलनी और आपके झूठ की कलई खोलनी जरूरी है। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं आप, कश्मीरी पंडितों के पलायन की बात कर रहे हैं। जब 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, तब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी केंद्र में, जो आपके समर्थन से चल रही थी। आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया? असलियत यह है कि उस सरकार में गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया। असलियत यह है कि वहां पर गवर्नर जगमोहन थे, जिनको आपने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया। असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस 7 अगस्त 1990 में लिया, कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को स्वीकार किया था विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने, इसलिए आपने समर्थन वापस लिया। तो आप पिछड़ा विरोधी तभी से थे। असलियत तो यह है कि जब एक मेजर, एक कर्नल, एक डीएसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ, तब प्रधानमंत्री कोई जश्न मना रहे होते हैं भाजपा के हेडक्वार्टर में। आप बात करिएगा आतंकवाद की, चलिए आतंकवाद पर बात कर लेते हैं। समझाइएगा किसी को कि सैफुल्लाह फारूक जो 10 साल तक जेल में था, पाकिस्तान परीक्षण लेके आया, मसूद अजहर का बड़ा शिष्य, उसको आपने निकायिक चुनाव का टिकट क्यों दिया? आपने तारिक अमीर को विधायकी का टिकट क्यों दिया? उनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई जानता नहीं है क्या? आपने तालिब हुसैन के साथ मंच कैसे साझा किया? और आपने आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना के उसके पोस्टर लगवाए। वो पाकिस्तान जिंदाबाद और उनके समर्थन के नारे लगवाती है और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग पाके आती है। यह है आपका वतन परस्ती, यह है आपकी असलियत। बता पाएंगे कि बार बार आप आतंकवादियों को गले क्यों लगाते हैं? और एक बात और, ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा की केंद्र में सरकार होती है, तभी रघुनाथ टेम्पल पर प्रहार होता है, तभी अमरनाथ यात्रा पर प्रहार होता है, हमला होता है? ऐसा क्यों है? किसको बचा पाए आप कश्मीर में? ना आप कश्मीरी पंडितों को बचा पाए, ना वहां पर आप शांति बहाल कर पाए। और क्योंकि आप चुप रहेंगे तो सच नहीं बदल जाएगा कि कश्मीर में आज भी हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं। और जब तक आप इन बातों का जवाब नहीं दीजिएगा, कश्मीरी पंडितों पर और पिक्चरों की और पिक्चर हॉल की बात मत करिए, क्योंकि असली पिक्चर तो देश देख रहा है। और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टारगेटेड किलिंग होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुर्दांत आतंकवादियों को गले लगाते हैं। जब ये सब करना बंद कीजिएगा, तब कश्मीर पर अगली बार बात कीजिए। कांग्रेस कायद इमरान प्रतापगढ़ी ने आज राज्यसभा में इल्जाम लगाया कि आजकल तत्काल टिकट और डायनामिक फेयर के नाम पर लूट चल रही है। आम आदमी के लिए वेटिंग टिकट का इशू संगीन मसला बन गया है। उपसभापति महोदय, मैं आज सदन में ट्रेनों में यात्रा करने वाले देश भर के यात्रियों का दुख दर्द यहाँ पर साझा करना चाहता हूँ। वादा किया गया था, उजालों का क्या हुआ? जन्नत के उन हसीन हवालों का क्या हुआ? शाहों की सैर के लिए रास्ते तो बन गए, लेकिन हमारे पैर के छालों का क्या हुआ? कहाँ तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा और लोकल ट्रेन वाला बुलेट ट्रेन में यात्रा करेगा। ऐसे नारे हम सुनते रहे और धरातल पर स्थिति ये हो गई कि रेलवे की पुरानी यात्री सुविधाएं भी रसातल में चली गईं। महोदय, देश में रेल को आम जनता का यातायात माना जाता है। क्या सरकार इस सस्ते सार्वजनिक परिवहन को असुरक्षित, असम्मानजनक और असुविधाजनक बना देगी? उपसभापति महोदय, आम जनता के लिए वेटिंग टिकट की समस्या इतनी बड़ी त्रासदी है
कि इसे रेल मंत्रालय शायद समझना ही नहीं चाहता। महीनों पहले भी अगर ट्रेनों का टिकट लेने का प्रयास करिए तो अधिकांश टिकट वेटिंग में ही मिलेगा, या फिर तत्काल के नाम पर आपकी जेब लूटी जाएगी। आजकल तो डायनामिक फेयर के नाम पे डकैती चल रही है महोदय। अभी पिछले महीने नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,300 शब्द वेदर इट इज पार्लियामेंट। ठीक है सर, मैं उस शब्द को वापस ले रहा हूं। मैं पुनः लूट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। डायनामिक फेयर के नाम पे लूट चल रही है। अभी पिछले दिनों नवंबर में मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा एक्सप्रेस में सेकंड एसी का फेयर 9,395 रुपए पहुंच गया था। बेस फेयर 2,950 रुपए था, उस पे 5,900 का डायनामिक फेयर। गजब की लूट है। क्या रेल मंत्रालय ऐसी कोई तरकीब विकसित नहीं कर सकता जिसमें वेटिंग टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए अलग से कोच लगाया जाए? उपसभापति महोदय, रेलवे में सुरक्षा और रेलवे की सुरक्षा आजकल दोनों भगवान भरोसे हैं। रेल दुर्घटनाओं की बाढ़ आ गई है। उड़ीसा के ट्रेन हादसे में मारे गए सैकड़ों यात्रियों के परिवारों के आंसू अभी सूखे नहीं है। पहले रेल हादसे होते थे, रेल मंत्री जवाबदेही लेते थे, जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया करते थे। अब शायद जमीर की आवाजें नहीं होती हैं, क्योंकि रेल मंत्री जवाबदेही नहीं लेते, इस्तीफा नहीं देते। भाजपा की सरकारों में इस्तीफे नहीं हुआ करते। यात्रियों की सुरक्षा की सुध भला कौन ही ले, जब मंत्री जी को फुर्सत ही नहीं है। 25 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुंगावली स्टेशन पे ट्रेन का इंतजार कर रही महिला से जीआरपी अधिकारी गैंगरेप करता है। रेल मंत्री जी वंदे भारत के वीडियो ट्वीट करके अपडेट करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कभी पटना, लखनऊ, इलाहाबाद से दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों के डिब्बों का वीडियो शूट करा करके आप ट्विटर पे डालिए, तब समझ में आए कि असलियत कहां पर है और सच्चाई कहां पर है। बुलेट ट्रेन की बाढ़ जो रहे इस देश के पास, लोकल ट्रेनों की सुविधाएं लगभग समाप्त हैं। आरपीएफ का जवान चेतन सिंह ट्रेनों में पूछ करके लोगों को गोली मारता है, लेकिन सरकार एक ट्वीट तक करना गवारा नहीं समझती। मंत्री जी एक शब्द बोलना नहीं चाहते। इन सुविधाओं को सुधारा जाए, मेरा यह। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का दावा, हमास के आधे लीडरों को कर दिया है खत्म। इसराइली मिनिस्टर ने भी दिया शर्मंगेज बयान। इसराइली जेलों में कैद फिलिस्तीनियों को सरेआम फांसी देने का किया मुतालबा। तुर्किया ने फिर इसराइल को लताड़ा। सदर एर्दोगान ने दी धमकी, कहा अगर तुर्किया में फिलिस्तीनी को कत्ल करने की साजिश की गई तो इसराइल को कर देंगे बर्बाद। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने जारी किया अलर्ट, जुमा तक होगी मूसलाधार बारिश, उठेंगे गर्द और गुबार के तूफान। शहरियों को एहतियात की सख्ती से हिदायत। साइक्लोन मिचोंग के कहर से नहीं उभर पा रहा तमिलनाडु। चेन्नई में हालात खराब, घरों में दाखिल हुआ पानी। सैलाब मुतासरीन के लिए मस्जिद के खुले दरवाजे। ईवीएम पर फिर उठने लगे हैं सवाल। समाजवादी पार्टी और एनसीपी लीडरों ने बैन करने का इसे किया मुतालबा। कहा अगर 2024 में भी होगा ईवीएम से इलेक्शन तो बीजेपी का आना तय है। और कांग्रेस खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते की अमित शाह पर कड़ी तनकीद। कहा पार्लियामेंट में कश्मीर पर अमित शाह ने झूठ बोला। कश्मीरी पंडितों के नाम पर सियासी रोटियां सेक रही है बीजेपी। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक
बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।